नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 2 दिसंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और प्रतीकों को आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग को अधिकार प्रदान करता है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, निर्वाचन आयोग प्रतिद्वंदी समूहों या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अनुभागों के बीच दल के नाम और प्रतीक से संबंधित दावों के विवाद पर निर्णय कर सकता है। तो दोस्तों, ये भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा कथन है, आदेश के तहत विवाद या विलय के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए निर्वाचन आयोग एकमात्र प्राधिकरण है। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा, यानी उपरोक्त सभी होंगे। अब बात करते हैं कि इससे संबंधित जो लेख आया हुआ है द हिंदू में, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को समान चुनाव चिन्ह आवंटित करे कौन? निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर जो खबर है उसका मेन यही है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक दल को एक समान चुनाव चिन्ह आवंटित करे। और उनकी पार्टी का नाम क्या है? आजाद समाज पार्टी कांसीराम। तो इनको पहले जो है पंजाब, गोवा और मणिपुर के लिए एक समान चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर आवंटित किया गया था, लेकिन यह 5 राज्यों में एक समान चुनाव चिन्ह चाहते हैं। यही कारण है कि इन्होंने याचिका डाली थी। तो उत्तर प्रदेश के लिए अब यहाँ पर जो याचिकाकर्ता की जो है 3 है, लेकिन अब इसके लिए यही बात की जा रही है कि इन 3 जो राज्यों के लिए आवंटित किया गया चिन्ह है उसे वापस किया जाएगा और फिर जो है उन्हें दूसरा चिन्ह प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे में जो है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में चूंकि पहले ही डाल दिया था इसलिए खारिज कर दिया गया था। उत्तराखंड के लिए वह चुनाव चिन्ह उपलब्ध नहीं था जिसकी मांग की गई थी। तो इस तरह से इन 2 में यह अड़चन आ रही है, जिसकी वजह से यह राजनीतिक दल न्यायालय की शरण में गया। तो चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यह जो है चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह का आवंटन करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी नामांकन पत्र दाखिल करने के समय राजनीतिक दल उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग की प्रतीक चिन्हों की सूची में से 3 प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। उनमें से राजनीतिक दल उम्मीदवार को पहले और पहले पाओ आधार पर एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विभाजित होने पर पार्टी को आवंटित प्रतीक चुनाव चिन्ह पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। गिफ्ट सिटी यानी GIFT, इसका मतलब क्या हुआ? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसको कहते हैं। तो गिफ्ट सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर बात की जा रही है कौन सा सही नहीं है। इसमें कोई आवासीय सुविधाएं नहीं होंगी। यहीं पर ही यह प्रश्न मिल जाता है, यही सही नहीं है। चूंकि यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड शहर होगा, यह एकदम सही है। केंद्र सरकार ने गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन की स्थापना के लिए कर छूट की पेशकश की है, यह भी कथन एकदम सही है। विवाद समाधान के लिए गिफ्ट सिटी में सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया है, यह भी कथन सही है। इसमें यही ए नहीं होगा, अतः उत्तर क्या होगा? ए होगा। तो इससे संबंधित जो खबर आई हुई है द हिंदू में, गिफ्ट सिटी इमर्जिंग एज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड सिटी, यानी गिफ्ट सिटी भारत के पहले ग्रीन फील्ड शहर के रूप में उभर रहा है। तो गांधीनगर से लगभग 7 किलोमीटर दूर साबरमती के तट पर 8
886 एकड़ यानी 886 एकड़ में फैले कभी नदी के किनारे एक बंजर भूमि अब देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत शहर के रूप में उभर रहा है। तो इस सिटी को बनाने का प्लान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो अब 200 से अधिक संस्थाओं के साथ यहाँ पर परिचालन हो रहा है। अपने कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जहाँ 12,000 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी कहते हैं, भारत का पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, जहां बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वित्तीय सेवा फर्मों ने अपने वैश्विक परिचालन स्थापित किए हैं। और योजना के अनुसार 62 मिलियन वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र को विकसित करने के लिए 886 एकड़ प्रदान किया जाएगा, जिसमें 67% वाणिज्यिक, 22% आवासीय और 11% सामाजिक स्थान होगा। अब देखिए आवासीय आ गया कि नहीं, वहां पे बोल रहा है कि नहीं होगा, तो यहीं से आपका उत्तर मिल जाता है। तो इस तरह से इसके अलावा पूरे शहर की परियोजना को 261 एकड़ में फैले एक बहुसेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र और 625 एकड़ में फैले विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विभाजित किया गया है। और दोस्तों, यह जो गिफ्ट सिटी की जो परिकल्पना है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2007 के दौरान ही की गई थी। और इसकी प्रारंभिक प्लानिंग ईस्ट चाइना आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। और चीन की इसी कंपनी को आधुनिक शंघाई की प्लानिंग का श्रेय दिया जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में समाचारों में रहे दक्षिणी वर्ल्ड बींग और ग्रास ज्वेल क्या है? तो भारत में पाई गई क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी आकार की तितलियां हैं। यहीं पर यह कथन एकदम सत्य हो जाता है। तितलियों की प्रजाति जो हाल ही में भारत से विलुप्त हुई हैं, यह कथन गलत है, चूंकि पाई गई हैं। नागालैंड में शिकार किए जाने वाले प्रवासी पक्षी, ये भी नहीं होगा। हाल ही में पश्चिमी घाटों में खोजी गई मेढक प्रजाति, तो ये तो तितली की प्रजातियां हैं। अतः उत्तर क्या हुआ? ए हुआ। यह भी द हिंदू में आई हुई है कि तितली प्रजातियों में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। तो पीची वाजानी वन्य जीव प्रभाग है या केरल में है, एक तितली सर्वेक्षण ने प्रजातियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। तो सर्वेक्षण के दौरान दक्षिणी वर्ल्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली और सबसे छोटी ग्रास ज्वेल पाई गई। यहीं से आपका उत्तर मिल जाता है। तो केरल के राज्य तितली बुद्ध मयूर को भी दर्ज किया गया था। तो केरल में पाए जाने वाले 326 में से 156 प्रजातियां 242 वर्ग किलोमीटर डिवीजन में दर्ज की गई। तो यह 4 दिवसीय तितली सर्वेक्षण केरल वन विभाग और त्रावणकोर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी त्रिवनंतपुरम द्वारा किया गया था। तो पीची वैजानी वन्यजीव अभ्यारण्य में तितलियों की 132 प्रजातियां थीं, चिमोनी में 116, जबकि चुलनूर में 41 प्रजातियां दर्ज की गई। तो सर्वेक्षण में 80 प्रजातियों का उल्लेख किया गया, जो पीची वजानी के पुराने रिकॉर्ड से लगभग 2 गुना, और चिमोनी के लिए 33 और चुलनूर के लिए 41 प्रजातियां हैं। तो यह जो है रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। और आप देख सकते हैं पीची वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो यह केरल के एकदम देख सकते हैं तट पर स्थित है, और इसमें यह 3 क्षेत्र आते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन उचित रूप से ट्रोइका को परिभाषित करता है? आकार के अनुसार से बृहद सकल घरेलू उत्पाद वाले 3 सदस्य राष्ट्र, या 3 सदस्य राष्ट्र जो अगले 3 वर्षों में समूह की अध्यक्षता करेंगे, या G20 के वर्तमान, पूर्वी और आगामी अध्यक्ष पद धारण करने वाले समेत 3 सदस्य राष्ट्र। तो यहां पर यही है, ट्रोइका का मतलब यही होता है कि वर्तमान, पूर्व और आगामी अध्यक्ष पद धारण करने वाले समेत 3 सदस्य राष्ट्र। तो आंसर यहां पर चौथे का सी होगा। G20 बैठक के बाद अंगीकृत किए गए शीर्ष संगठन 3 संकल्प, ये भी नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण क्या हो गया? आंसर सी। तो यह भी खबर आई हुई है द हिंदू में ही कि भारत इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 के ट्रोइका में शामिल हुआ। तो भारत बुधवार को ही G20 ट्रोइका में शामिल हो गया, और इसमें 3 देशों में इंडोनेशिया, इटली के साथ भारत भी रहेगा। तो यह तीनों देश G20 के मौजूदा
पूर्ववर्ती और भावी अध्यक्ष यानी आने वाला अध्यक्ष। तो विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा और 2023 में भारत पहली बार G20 देशों की शिखर बैठक भी आयोजित करेगा। तो ट्रोइका का मतलब यही है कि हर साल जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है और इसी प्रक्रिया को ट्रोइका कहा जाता है। और G20 में कौन देश हैं? तो विकसित और विकासशील देश दोनों हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी और यूरोपियन संघ। तो इस तरह से यह अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों और यूरोपीय संघ को साथ लाता है। विश्व की कुल जीडीपी में 80% योगदान इसका है, जबकि विश्व व्यापार में इनका 75% और विश्व की कुल आबादी में 60% हिस्सेदारी है। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग के 2019 में आया हुआ प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन है, सीलिंग कानूनों का उद्देश्य परिवार की होल्डिंग और व्यक्तिगत होल्डिंग्स नहीं थे। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि सीलिंग कानूनों का उद्देश्य भूमि का अधिकतम आकार तय करना है जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व हो सकता है। तो भूमि सीमा कानून पारिवारिक जोत के साथ साथ व्यक्तिगत जोत पर भी लागू किए जाते हैं, इसलिए यह कथन नहीं होगा। दूसरा है, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि प्रदान करना था। यह कथन एकदम सत्य है, यही उद्देश्य था। तीसरा है, इसके परिणाम स्वरूप नगदी फसलों की खेती मुख्य रूप से हुई। तो यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि कृषि के व्यवसायीकरण न कि भूमि सुधारों के कारण नगदी फसलों की खेती में वृद्धि हुई है, तो इसलिए यह भी कथन सही नहीं है। भूमि सुधारों ने सीलिंग सीमाओं में कोई छूट नहीं दी है। तो जैसे चाय, काफी, भूदान यज्ञ समितियों, पंजीकृत सहकारी समितियों और अन्य निकायों जैसी फसलों के रोपण के लिए सीमा की में कुछ छूट दी गई है। भूमि सुधारों में कुछ छूटों को अधिकतम सीमा तक दिया गया है, जैसे उद्यान भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि आदि के लिए छूट। तो अतः यह चौथा कथन भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा? दूसरा होगा, यानी भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना। यानी भूमि सुधारों के परिणाम में क्या हुआ कि बिचौलियों का उन्मूलन हुआ, भूमि जोत की सीमा का निर्धारण, भूमिहीन या अर्थ भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण और देश की स्वतंत्रता के समय भूमि का स्वामित्व केवल कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित था। इससे किसानों का शोषण बढ़ता गया और साथ ही साथ ग्रामीण आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में यह कारण एक प्रमुख बाधा बना रहा। तो स्वतंत्र भारत की सरकार का मुख्य ध्यान देश में भूमि वितरण करना था। तो 1950 से 60 के दशक में भूमि स्वामित्व के कानून विभिन्न राज्यों में अधिनियमित किए गए, जिन्हें 1972 में केंद्र सरकार के निर्देश पर संशोधित भी किया गया। ध्यान रखेंगे, इसके लिए 9वीं अनुसूची भी लाया गया था 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में, केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित बदलावों के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए CUCET यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर ली है। तो इस संबंध में हाल ही में उच्च शिक्षा नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को एक पत्र भी भेजा है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और उच्च शिक्षा नियामकों की योजना के अनुसार DU, JNU, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, AMU समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ही प्रवेश परीक्षा के दायरे में आ जाएंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक पत्र के अनुसार केंद्र सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र यानी 2022-23 से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की योजना अनुसार इसे 2021
2022 में ही लागू किया जाना था, मगर कोरोना नामक महामारी के कारण यह सत्र टाल दिया गया था। तो इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए CUCET आयोजित करने की तैयारी के लिए कहा है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अभी तक CUCET के आयोजन संबंधी नियमों और प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी है। तो इस संबंध में बनाई गई समिति जल्द ही विस्तृत नियमावली तैयार कर लेगी। वहीं CUCET को साल में 2 बार आयोजित किया जा सकता है। तो इस संबंध में अभी विश्वविद्यालयों को अपनी अकादमिक परिषद और व्योम की बैठक में इस पर निर्णय करना है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसे 2010 में ही लॉन्च किया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत 12 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के 1 साल बाद, तो इसके रोल आउट के वर्ष में 7 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने CUCET को अपनाया। तो इन वर्षों में सूची बढ़ती गई और इस वर्ष असम से केरल तक 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने NTA की सहायता से CUCET आयोजित किया, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। हालांकि इस बात की आलोचना भी की जा रही है। सभी ने व्यापक सामान्य प्रवेश परीक्षा के विचार का स्वागत नहीं किया है। तो इस तरह से कुछ विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष लोगों ने इसका आलोचना की है कि इस प्रस्ताव से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का अपमान बताया गया है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का भी यह अंक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।